नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में। हरियाणा पंचायती राज एक्ट के बारे में जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने पंचायती राज की, उसके अंदर ये आगे वाला नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम 1994 का जो कानून है, पंचायती राज कानून हरियाणा का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके भाग में से और इसकी धाराओं में से पूछे गए थे। आज हम उन्हीं भागों को और धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। किस भाग के अंदर कितनी जो धाराएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले तो इनके भाग में डिवाइड किया हुआ है, फिर उन भाग के अंदर अध्याय हैं, अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। भागों को हम बाद में कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आज उसके अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अध्याय का नाम क्या है और उस अध्याय के अंदर कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं के अंदर किस किस प्रावधान का वर्णन जो है वो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 के बारे में। तो इसका जो पहला अध्याय है इसका, उसको बोलते हैं आरंभिक या फिर प्रारंभिक। पहले भाग, पहले चैप्टर को या पहले अध्याय को। इस चैप्टर के अंदर, पहले अध्याय के अंदर 2 धाराएं हैं, पहली धारा और दूसरी धारा। जो फर्स्ट धारा है उसके अंदर 1994 का जो ये कानून है उसके बारे में बताया गया है, और दूसरी धारा के अंदर परिभाषाएं बताई गई है। सरपंच की परिभाषा, पंच की परिभाषा, ऑफिसर की परिभाषा, यानी जितने भी पद हैं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद के अंदर, उनकी परिभाषाएं दी गई है। और कौन सा वयस्क है, किसको वयस्क बोलते हैं, उसकी भी परिभाषाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर पहला, अध्याय नंबर 1, प्रारंभिक। धारा 2 है इसमें, 1 और 2। पहली धारा में 1994 के पंचायती राज कानून के बारे में बताया गया है। दूसरी धारा के अंदर वयस्क और अन्य पदों के जो पदाधिकारी हैं उनकी परिभाषाएं बताई गई है। इसके बाद है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 के अंदर क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ऊपर कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं। सामान्य प्रावधान है ये, कोई जटिल प्रावधान नहीं है, उनका वर्णन जो इसमें मिलता है। यानी अध्याय नंबर 2 के अंदर किसका वर्णन है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद के ऊपर लागू होने वाले सामान्य प्रावधान का वर्णन है। और इसके अंदर 3 से लेकर 6 तक की धाराएं हैं। तीसरे नंबर की जो धारा है, नंबर 3 धारा, उसके अंदर बताया गया है अवधि के बारे में। यानी ये जो तीनों हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये कितनी अवधि के लिए काम करेंगे। दूसरा बताया गया है अवधि के बाद जो चौथी धारा है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। 5वीं में त्यागपत्र और 6ठी में रिक्तियों को भरना, यानी जो खाली पद हैं उनको भरने के बारे में बताया गया। जैसे कोई सरपंच निष्कासित हो जाता है तो उसको पद को किस प्रकार से भरा जाएगा, इस तरह के प्रावधान धारा नंबर 6 में मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दूसरे में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद पर लागू सामान्य प्रावधान का वर्णन है दूसरे चैप्टर में। और धारा 3 से लेकर 6 इसके अंदर है। तीसरे में अवधि, 4th नंबर धारा में शपथ, 5th में त्यागपत्र और 6ठे में रिक्तियों के बारे में। आप इन तीनों को, ये जो धाराएं 4 दे रखी है, आप इस नाम से याद कर सकते हो। अस्त्री, नाम सुना होगा आपने, अस्त्री। इतिहास के अंदर एक नाम आता है अस्त्री। ऐसे अवधि, ऐसे अवधि, सैते शपथ, तैसे त्यागपत्र और री से रिक्तियाँ। अस्त्री से आप इसको याद कर सकते हो, धारा 3 से लेकर धारा 6। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 के अंदर सभा का गठन और पंचायत का गठन। इसके अंदर क्या है, अध्याय नंबर 3 में सभा का क्षेत्र, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो धाराएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 6 से लेकर धारा 12 तक इसमें मिलती हैं। तो इसका भी देखिए एक ट्रिक है, वो हम याद करेंगे। 7वें नंबर की धारा में है सीमा निर्धारण, यानी ये जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद है, इनके सीमा का निर्धारण किया जाता है।
धारा 8 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, धारा 9 में आरक्षित सीटें, धारा 10 में इनका कार्यकाल कितना है, धारा 11 में बैठकों के संबंध में और धारा 12 में कार्यवह शक्तियों के बारे में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए सीमा का गठन, याद रखिए सीमा का गठन, सीमा का गठन, आरक्षण का कार्य, आरक्षण का कार्य, आरक्षण का कार्य और बैठकों की शक्ति, बैठकों की शक्ति। एक दो बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। सीमा का गठन, आरक्षण का कार्य और बैठकों की शक्ति। सीमा का गठन यानी सीमा निर्धारण, धारा नंबर 7 में। गठन किसका, ग्राम पंचायत का गठन, धारा नंबर 8 में। आरक्षित सीटें, धारा नंबर 9 में। कार्य से कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, धारा नंबर 10 में। बैठकों के बारे में धारा नंबर 11 और कार्य व शक्तियों के बारे में धारा नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 3 आप इस तरह से याद करोगे। इसके अंदर सभा क्षेत्र, सभा का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया। आगे बढ़ते हैं पाठ या अध्याय नंबर 4। ये जो 4 नंबर अध्याय है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्य, शक्ति और कर्तव्यों के बारे में बताता है। ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी उनके पास शक्तियां हैं और कौन कौन से उनके पास कर्तव्य हैं। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारी धाराएं हैं, सारी धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सब्जेक्ट, हमारे जो ग्राम सचिव का पद है उससे रिलेटेड जो धाराएं हैं हम उन्हीं को याद करेंगे। तो इसमें 13 से लेकर 38 तक की धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 13 से लेकर 38 तक की धाराएं हैं। 13 नंबर धारा में बैठक, सबसे पहले कौन, ये जो कार्य है इसके ग्राम सचिव आएगा और सबसे पहले वो क्या करेगा, बैठेगा। तो बैठक धारा नंबर 13 में। कौन आएगा, ग्राम सचिव, धारा नंबर 14 में। ग्राम सचिव आते ही क्या करेगा, कार्य करेगा, तो ग्राम सचिव के कार्य धारा नंबर 15 में। अब काम खुद कर लिया तो काम वो दूसरों को देगा, यानी जो सर्वेंट है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनके अंदर काम करने वाले, उनको काम देगा। तो सबसे पहले धारा नंबर 13 में क्या था, बैठक, 14 में ग्राम सचिव का पद, 15 में ग्राम सचिव के कार्य, 16 में कार्य देने के बारे में और 17 में प्रस्ताव को बदलना या फिर उसको निष्कासित करना या उसके अंदर कुछ फेरबदल करने की शक्ति जो है वो किसके पास रहती है, ग्राम सचिव के। 17 में है प्रस्ताव को बदलने या पुनः विचार के लिए ग्राम पंचायत के पास भेजने की जो पावर है वो 17 नंबर में वर्णन है उसका। 18 में रिकॉर्ड सौंपना, 18 में क्या है, रिकॉर्ड सौंपना। जब एक पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जो रिकॉर्ड होते हैं पंचायत के, वो एक पंचायत से दूसरी पंचायत के पास ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है, जो कार्य है, वो कौन किस में वर्णन है उसका, 18 नंबर धारा में। 19 में सबसे इम्पोर्टेंट सरपंच, 19 नंबर धारा में सरपंच, याद रखिएगा, सरपंच के कार्य, कर्तव्य और शक्तियाँ, सरपंच के कार्य, कर्तव्य और शक्तियाँ, साथ के साथ सरपंच का पद भी जो है वो धारा नंबर 19 में उसका वर्णन बनता है। जैसे धारा नंबर 14 में ग्राम सचिव का वर्णन है, वैसे धारा नंबर 19 में किसका वर्णन है, सरपंच का। फिर धारा नंबर 20 में जो गांव के अंदर कार्य हो रहे हैं या हो गए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, वो सारा का सारा जो प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंदर है, धारा नंबर 20 में, काम की रिपोर्ट बनाना। फिर 21 नंबर में ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में। 22 नंबर में कमेटी गठन, 2 प्रकार की कमेटी का गठन होता है ग्राम पंचायत में, एक तो सब कमेटी और एक उप कमेटी। उनका जो गठन है वो धारा नंबर 21 में उसका वर्णन मिलता है। धारा नंबर 24, 22 के बाद 24, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 24 इसमें है कि पंचायत का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर अवैध निर्माण कोई कर लेता है
या कब्ज़ा कर लेता है तो उसको छुड़ाने का शक्ति पावर जो है वो ग्राम पंचायत के पास है, और ये धारा नंबर 24 में इसका वर्णन मिलता है। फिर धारा नंबर 30 में कर इकट्ठा करना, यानी जो चुंगी लगाते हैं, जब गांव में मेले लगते हैं, बाज़ार लगता है गांव के अंदर, तो उनकी जो दुकानें शॉप जो होती हैं उनके ऊपर कर लगा दिया जाता है। वो कर उगाने इकट्ठा करने की पावर भी ग्राम पंचायत की है, और वो कौन से के अंदर वर्णन है उसका? धारा 30 के अंदर वर्णन है। धारा 31 में निषेध लागू करना। निषेध लागू करने से अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार का, जैसे देखते हैं हम नॉर्मल एक एग्जांपल देखते हैं कि शराब का ठेका जो है वो कई गांवों के पास ये लिस्ट आ जाती है कि वो अपने गांव के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो जो गांव के अंदर नहीं रखना चाहता वो गांव से बाहर निकाल सकता है। ये प्रावधान जो है ये पंचायत के हाथ में होता है, ये शक्ति पंचायत के हाथ में होती है, और इसका वर्णन 31 नंबर की धारा में मिलता है। यानी निषेध कानून लागू करने की शक्ति धारा नंबर 31 में है। 33 नंबर धारा में कोई भी ग्राम पंचायत मेले लगवा सकती है और बाज़ारों की व्यवस्था भी अपने गांव के अंदर कर सकती है। 38 नंबर धारा जो है उसमें अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वो उस प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को बनाने की शक्ति भी रखती है, खंड अधिकारी से वो बनवा सकती है। ये किसके अंदर वर्णन है? 38 नंबर धारा में वर्णन है। तो एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 13 में बैठक, 14 में ग्राम सचिव, 15 में ग्राम सचिव के कार्य, 16 में ग्राम सचिव काम देगा, 17 में प्रस्ताव बदल सकता है, 18 में रिकॉर्ड सौंपता है, 19 में सरपंच कार्य कर्तव्य शक्ति, 20 में कामों की रिपोर्ट बनाता है सरपंच, 21 में ग्राम पंचायत के कार्य, 22 में कमेटी, सब कमेटी और उप कमेटी का गठन कर सकते हैं, 24 में अवैध निर्माण या कब्जा हटाने की शक्ति होती है, 30 में कर इकट्ठा करते हैं, 31 में निषेध लागू करते हैं, 33 में मेले व बाजार लगाने की शक्ति है, और 38 में कोई भी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइमरी स्कूल का निर्माण ग्राम पंचायत करवा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 5 यानी 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर के अंदर ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान यानी उनकी इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से आएगा, ग्राम पंचायत का इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से है, टैक्सेशन कहाँ से होगा, उनको वित्तीय सहायता उनको कहाँ से मिलेगी, उसका प्रावधान जो है वो कौन से पार्ट के अंदर वर्णित है? 5वें नंबर के 5 अध्याय नंबर 5 में ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान। तो इसमें देखिए धारा 39 से लेकर धारा 45, धारा 39 से लेकर धारा 45। 39 नंबर धारा में ये बताया गया कि ग्राम पंचायत की एक ग्राम निधि होगी और उस ग्राम निधि का संचालन सरपंच द्वारा किया जाएगा 39 में। 40 में उस ग्राम पंचायत की जो निधि है उसके सोर्स कौन से, स्रोत कौन कौन से, यानी कहाँ से धन इकट्ठा करेंगे, क्या कर लगाएंगे, ये सारा धारा 40 में वर्णन है। धारा 43 में बजट यानी जैसे वार्षिक बजट हमारे देश का बनता है उसी प्रकार ग्राम पंचायत का भी बजट बनाने का प्रावधान है और धारा नंबर 43 में इसका वर्णन मिलता है। फिर आ जाते हैं हम ग्राम पंचायत का जो लास्ट अध्याय है, अध्याय नंबर 6। अब 6 अध्याय नंबर में क्या है कि ग्राम पंचायत को नियंत्रण कैसे करते हैं, उसका कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो ग्राम पंचायत के कार्यों को, कर्तव्यों को और शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सरपंच को निलंबित कर सकता है, कौन उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करवा सकता है, क्या क्या पावर्स हैं, वो सारा अध्याय नंबर 6 में वर्णित है ग्राम पंचायत के कंट्रोल में। और इसके अंदर 46 से लेकर 54 धाराएं हैं। ये धाराएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर.के. सर में। पंचायती राज व्यवस्था का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम जो बाकी रह गए थे चैप्टर उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पंचायती राज व्यवस्था का जो एक्ट है, कानून जो है, उसके 7
छः चैप्टर जो वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला चैप्टर था आरंभिक, दूसरे चैप्टर में था ग्राम पंचायत, पंचायत सभा और जिला परिषद के ऊपर लागू प्रावधान, उनके बारे में सामान्य प्रावधान जो लागू होते हैं दूसरे चैप्टर में थे। तीसरे में हमने पढ़ा था सभा क्षेत्र, सभा का गठन और पंचायत का गठन। फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था पंचायत के ग्राम पंचायत के कार्य, शक्ति व कर्तव्यों के बारे में। और पांचवें चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था वित्त व कराधान, ग्राम पंचायत के क्या क्या आय के साधन है उनके बारे में। और छठे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल। ये 6 चैप्टर आप याद रखिए। आज हम 7वां और 8वां चैप्टर और उसके अंदर वर्णित जितनी भी धाराएं हैं उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। 7वां जो चैप्टर है, जो अध्याय है इस पंचायती राज एक्ट के अंदर, वो ग्राम समिति से रिलेटेड है। और 8वें चैप्टर के अंदर ग्राम समिति की कार्य प्रणाली का वर्णन जो है वो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अध्याय 7वां। इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? ग्राम समिति का वर्णन मिलता है। अध्याय 7वां समिति, 7वें में किसका वर्णन मिलता है? समिति का। तो इसके अंदर 55 से लेकर 65 तक की धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं इसमें? 55 से लेकर 65 तक की धाराएं हैं 7वें अध्याय के अंदर, जो ग्राम समिति के बारे में हमें बताता है। तो देखिए क्या है, 55 नंबर धारा में ये ब्लॉक बनाने के संबंधित बताया गया है कि ग्राम समिति जो है वो ब्लॉक का निर्माण कर सकती है, ब्लॉक बनाने का कार्य जो है वो कर सकती है। धारा 56 के अंदर समिति के गठन के बारे में कि किस प्रकार से ब्लॉक समिति जो है उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। 57 नंबर धारा के अंदर समिति के संयोजक का मतलब वो कौन कौन से सदस्य हैं, वो कौन कौन से जन हैं जिन्होंने मिलकर समिति को बनाया है, उसका वर्णन मिलता है। 58 नंबर धारा के अंदर सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, यानी ग्राम समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनको चुनने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका वर्णन धारा 58 में मिलता है। धारा 59 के अंदर मिलता है समिति की आरक्षित सीटें। जिस प्रकार ग्राम पंचायत की आरक्षित सीटें थी उसी प्रकार समिति के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होती है और कुछ सीटें आरक्षित होती है। इसका वर्णन 59 धारा के अंदर मिलता है। 60 धारा नंबर 60, पहली बैठक, यानी जब ग्राम समिति बनती है तो उस समय पहली बैठक जो है वो कितने टाइम के बाद होनी चाहिए? 4 सप्ताह के अंदर अंदर वो बैठक हो जानी चाहिए। और उसके अंदर सारे सदस्य जैसे चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ जितने भी सदस्य हैं वो उपस्थित होने चाहिए। इसका वर्णन किसके अंदर है? धारा 60 में इसका वर्णन मिलता है पहली बैठक के बारे में, यानी पंचायत समिति बनते ही जो पहली बैठक होती है उसके बारे में। 61 में है चेयरमैन की शक्तियाँ। चेयरमैन के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, वो कब बैठक बुला सकता है, ग्राम पंचायत के ऊपर कितना उसका अधिकार होता है, समिति के ऊपर कितना अधिकार होता है, ये सारी धारा 61 के अंदर वर्णित है। 62 अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रावधान जो है वो धारा 62 के अंदर मिलता है। 63 धारा के अंदर 4 बैठकों में अगर कोई अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता, धारा जो है 63 जो है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई अध्यक्ष 4 बैठकों में लगातार उपस्थित नहीं रहता है तो ऐसी अवस्था में उसको समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। आगे है धारा 64, इसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने संबंधी प्रावधान का वर्णन है। जिस प्रकार संविधान के अनुरूप जब राष्ट्रपति काम नहीं करता तो उसको उठाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऐसा ही जो एक प्रावधान है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने संबंधी, ये सदस्य मिलके एक व्यवस्था जनरेट करते हैं जिससे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अपने पद से हटा दिया जाता है। उसका वर्णन 64 नंबर की धारा में मिलता है। 65 नंबर के अंदर है समिति के कार्यकारी अधिकारी, यानी BDO। समिति का कार्यकारी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त ये अधिकारी होता है, इसका वर्णन धारा नंबर 65 में होता है। तो ये 3 पद आए हमारे पास। एक तो धारा 14 के अंदर ग्राम सचिव के पद का वर्णन है, और एक 19 के अंदर सरपंच और उसके कार्य शक्ति का वर्णन है, और ये 65 नंबर धारा के अंदर कार्यकारी अधिकारी यानी BDO का वर्णन है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 8 की तरफ। अध्याय नंबर 8 जो है वो समिति की कार्य प्रणाली के बारे में दर्शाता है कि कोई भी ग्राम समिति है वो किस प्रकार से अपना काम करेगी। तो कार्य प्रणाली के अंदर 8वां अध्याय है ये। इसके अंदर धारा है 66 से लेकर 71 तक। तो 66 नंबर की जो धारा है उसके अंदर बताया गया है कि ग्राम समिति की बैठक
यानी ग्राम समिति बैठक कैसे बुलाती है और किस प्रकार से बुलाई जाती है। इसमें तो बैठक की प्रक्रिया थी कि पहली बैठक कब बुलाई जाती है, धारा 60 के अंदर 4 सप्ताह जब समिति बनी हुई हो जाती है तो उसके अंदर अंदर बुलानी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर जो पहला 66 नंबर धारा है, इसमें बताया गया कि बैठक बुलाना, यानी समिति बन गई, पहली बैठक हो गई, उसके बाद में किस प्रकार से बैठक बुलाई जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है बैठक बुलाने की, इसमें ऐसा प्रावधान है कि 1 साल के अंदर 6 बैठकें बुलानी पड़ती है और हर 2 महीने बाद एक बैठक आयोजित की जाती है। और ऐसा ना करने पे भी कुछ उचित प्रावधान है, इनके बारे में भी। चलिए 67 नंबर धारा के अंदर क्या है, सामान्य और बैठक बुलाने संबंधी। यानी जो बैठक बुलाई जाती है उसमें 2 प्रकार की बैठक बुलाई जाती है, एक तो सामान्य बैठक बुलाई जाती है और एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। कि कौन सी सामान्य होगी और कौन सी विशेष होगी, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो किसके अंदर वर्णित है, धारा 67 के अंदर। 68 के अंदर है कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था आप राष्ट्रपति वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था विधानसभा और राज्यसभा के बारे में, तो वहाँ पे कोरम व्यवस्था आई थी। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ बैठक बुलाने संबंधी है, 2 बैठक बुला ली हमने, सामान्य और विशेष, तो इनके अंदर ये कोरम व्यवस्था होती है। 68 नंबर धारा में वर्णन है कि कोई भी सामान्य बैठक अगर बुलाते हैं तो उसके अंदर उपस्थित सदस्यों की संख्या 1/3 होनी चाहिए, यानी 1/3 सदस्य उसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। और अगर कोई विशेष बैठक बुलाई जाती है तो उसके अंदर जितने सदस्य हैं उनके हाफ यानी आधे सदस्य उस बैठक के अंदर उपस्थित होने बहुत जरूरी है। तो 68 नंबर धारा के अंदर इसका वर्णन मिलता है। 69 के अंदर क्या है, कार्यकारी अधिकारी यानी BDO जो है वो विशेष बैठक बुलाने की शक्ति, पावर जो रखता है, इसका वर्णन है 69 में। 70 नंबर धारा में है कि उपस्थित, अब बैठक चल रही है और जितने सदस्य उपस्थित हैं, चाहे वो 1/3 है, चाहे 1/2 है, चाहे कम सदस्य क्यों ना है, अगर सभी की सहमति बनती है कि बैठक को रद्द करना है तो उस प्रकार बैठक को रद्द किया जा सकता है। इसके बारे में धारा 70 में वर्णन मिलता है। 71 में चेयरमैन, उप चेयरमैन की उपस्थिति। धारा 71 में क्या बताया गया कि अगर चेयरमैन और उप चेयरमैन किसी भी बैठक के अंदर उपस्थित नहीं होते, किसी कारणवश, किसी बीमारीवश वो अवकाश के ऊपर होते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है और वो सदस्य ही चेयरमैन और उप चेयरमैन की जो कार्य प्रणाली है या जो काम है वो देखता है। तो ये हमारी 2 धाराएँ थी, 2 चैप्टर थे, ये 2 अध्याय थे। एक तो था 7वां और एक था 8वां। 7वें में समिति के बारे में है और 8वें में समिति की कार्यप्रणाली के बारे में। तो चलिए एक बार जितने ये चैप्टर हुए हैं उनको जल्दी जल्दी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था आरंभिक, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था सामान्य प्रावधान, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के ऊपर जो लागू होते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर हमने सभा क्षेत्र और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में पढ़ा। चौथे के अंदर हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य करती है, उनके कर्तव्य क्या है और उनकी पावर यानी शक्तियाँ क्या क्या होती है। 5वें के अंदर हमने पढ़ा 5वां जो अध्याय था वित्त और कराधान के बारे में, कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से वित्त और कराधान होंगे, उनकी आय के स्रोत कौन कौन से होंगे, उसके बारे में पढ़ा। 6 के अंदर हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत का कंट्रोल यानी नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है ग्राम पंचायत के ऊपर, वो हमने पढ़ा। 7वें अध्याय के अंदर ग्राम समिति के बारे में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार की समिति है, वो कैसे काम करती है। और 8वें चैप्टर के अंदर ग्राम समिति की कार्यप्रणाली का वर्णन जो है वो मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर में। पंचायती राज व्यवस्था की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें ये आगे वाला वीडियो है। चलते देखते हैं आगे वाले लेसन के अंदर क्या है। अध्याय नंबर 8 हमने कल पढ़ दिया था। आज हम अध्याय नंबर 9, 10 और 11 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान का वर्णन है और किस प्रकार से ये पंचायती राज एक्ट के अंदर सम्मिलित किया गया ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 जो है इस एक्ट का, उसके अंदर पंचायत समिति के प्राधिकारियों का वर्णन है कि कौन कौन से अधिकारी जो है इस समिति के अंदर इंटरफेयर करेंगे, कार्यों को करवाएंगे और किस प्रकार से कार्यों की देखरेख करेंगे। इसके बारे में वर्णन मिलता है अध्याय नंबर 9 में। पंचायत समिति के
कार्यकारी पराधिकारी के बारे में। इसके अंदर 2 धाराएं हैं, 73 और 74। कितनी धाराएं हैं इसके अंदर? 2 धाराएं। अभी तक 2 लेसन ऐसे आए हैं, 2 चैप्टर ऐसे आए हैं जिनके अंदर 2 धाराएं हैं। एक तो पहला चैप्टर था जिसमें 2 धाराएं थी, और ये 9 नंबर चैप्टर है जिसके अंदर 2 धाराएं हैं, उसमें 1 और 2 थी, इसमें 73 और 74 है। 73 नंबर धारा के अंदर किसका वर्णन मिलता है? देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ समिति के अनुसार चेयरमैन बीडीओ मिलकर कार्य करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ समिति के अनुसार चेयरमैन और बीडीओ मिलकर कार्य करते हैं। इसका वर्णन मिलता है 73 नंबर धारा में, जो अध्याय नंबर 9 में है। 74 नंबर धारा के अंदर बताया गया है कि बीडीओ सभी निर्णयों को लागू करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उनकी सूचना का प्रदान करता है। 74 नंबर में क्या मिलता है? चेयरमैन जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है, निर्णयों को लागू करता है और सूचना प्रदान करता है। इसके बाद है अध्याय नंबर 10वां अध्याय। इसके अंदर पंचायत समिति के कर्तव्य व शक्तियों का वर्णन मिलता है। पंचायत समिति के कर्तव्य व शक्तियाँ, अध्याय नंबर 10। इसके अंदर 75 से लेकर 87 तक धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 75 से लेकर 87 तक। जो धारा 75 है उसके अंदर पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं वो वार्षिक योजना बनाते हैं। वार्षिक योजना का मतलब किस प्रकार से कार्य जो है पूरे वर्ष किए जाएंगे। उसके अंदर सामान्य कार्य, पशुपालन, कृषि से रिलेटेड और डेयरी उद्योग से रिलेटेड कार्य जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंदर? धारा नंबर 75 में। धारा 76 में सामुदायिक विकास के लिए वह फंड का उचित वितरण जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसका वर्णन मिलता है धारा नंबर 76 में। धारा नंबर 77 के अंदर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के बीच जो संबंध है उसको बताया गया है। धारा नंबर 77 के अंदर क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत पंचायत समिति के बीच के संबंध को बताया गया कि किस प्रकार वे दोनों मिलकर कार्य करेंगे। धारा नंबर 77 के अंदर बताया गया। धारा नंबर 78 के अंदर बताया गया है पंचायत समिति का निर्णय न मानने पर जुर्माने का प्रावधान भी है, जो वो इसके अंदर बताया गया है 78 नंबर धारा में, कि ग्राम समिति का अगर कोई निर्णय है और वो कोई अधिकारी या फिर कोई वयस्क जो है पंचायत का वो नहीं मानता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है, वो 78 धारा में उसका वर्णन मिलता है। 79 धारा के अंदर क्या है? किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ये बताया गया कि कोई अगर नुकसान हो जाता है पंचायत के अंदर, पूरे गांव के अंदर, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पंचायत समिति को ये अधिकार दिया गया कि वो उसका हर्जाना जो है वो ले सकता है। इसका वर्णन है धारा नंबर 79 में। धारा 80 के अंदर क्या है? इसमें मंत्री वो प्रतिनिधि मंडल जो है पंचायत समिति का उसको कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। कोई विशेष कार्य जो है, विशेष फंड का वितरण अगर किसी को करना है तो उस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो धारा नंबर 80 में दी गई है, विशेष प्रकार की। धारा नंबर 81 में चेयरमैन व सीईओ को फंड वितरण करने के लिए एक विशेष शक्ति है। यानी अगर कोई विशेष कार्य है ग्राम पंचायत का और उसको करने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो एक विशेष फंड जारी करके पैसों का जो बंदोबस्त है वो कर सकते हैं। धारा नंबर 81 में इसका वर्णन मिलता है। धारा नंबर 82 में ये वर्णन मिलता है कि किसी आपात स्थिति के अंदर चेयरमैन जैसे मान लो बीमार है, बाहर गया है या कोई ऐसा उपस्थित नहीं है तो चेयरमैन अपनी शक्तियों को उप चेयरमैन को दे देता है। ये धारा नंबर 82 में इसका वर्णन मिलता है। धारा नंबर 83 के अंदर है कि ग्राम समिति जो है वो समितियों का निर्माण कर सकती है। कैसी समितियां होगी? उसमें एक समिति जो पहली है उसमें सामाजिक न्याय के लिए, दूसरी समिति वित्त लेखा के लिए यानी पैसों का जो किस प्रकार से संबंध बना के रखना है, कैसे कलेक्शन करनी है, कैसे कर लगाने हैं, और तीसरी है सामान्य कमेटी है जो वो बना सकती है। धारा नंबर 84 में कमेटी के कार्यों का वर्णन यानी किस प्रकार के कार्य करती है। धारा 85 में कमेटी के सदस्यों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको चुनने का प्रोसीजर है उसके बारे में। धारा नंबर 86 के अंदर पंचायत समिति को नोटिस देकर अपनी शक्तियां जो है वो सीईओ को प्रदान कर सकती है। यानी कोई भी पंचायत समिति जो है वो अपनी शक्तियों को एक विशेष अधिकारी जिसको सीईओ बोलते हैं उसको वो दे सकती है।
धारा नंबर 87 में बताया गया कि पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों को देख रेख करना, यानी ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य कर रही है उनकी देख रेख के लिए जो कार्य है वो किसके अंदर वर्णित है, धारा नंबर 87 में। फिर है अध्याय 11, अध्याय 11 यानी अध्याय 11, इसके अंदर ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान यानी कैसे कैसे आय के साधनों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार के आय के साधन है ग्राम समिति के। इसके अंदर काफ़ी सारी धाराएं हैं, उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ मिलता है। देखिए 88 नंबर में बताया गया है कि उनको कर इकट्ठा करने यानी कराधान की शक्ति है। 89 में बताया गया कि सरकार जो है वो बिना किसी अधिकारी की अनुमति के ग्राम समिति को ये अनुमति देता है कि वो कर लगाने की व्यवस्था कर सकता है। धारा नंबर 90 में बताया गया कि कर लगाने के कौन कौन से प्रोसीजर हैं, उनके तरीकों के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 81 में जो ग्राम पंचायत मेलों का प्रबंधन करती है तो उसके अंदर फीस जो है वो ग्राम समिति कलेक्ट करने की पावर रखती है। धन्यवाद। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। धारा नंबर 92 नंबर धारा किसके अंतर्गत आती है? ये अध्याय नंबर 11 के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर पंचायत समिति के कराधान और वित्त के बारे में वर्णन जो है वो मिलता है। तो चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं हम। धारा नंबर 92, इसमें क्या वर्णन मिलता है? सरकार नोटिस देकर ये तय करती है कि कौन कर इकट्ठा करेगा, हिसाब रखेगा और उसको जो सर्वेंट है पंचायत समिति के उनको वेतन देगा। तो ये धारा नंबर 92 में वर्णन है। धारा नंबर 93 में क्या वर्णन है? देखिए, कर की किस्तें जो हैं वो सरकार निर्धारित करती है। किस जो कर हम लगा रहे हैं, जैसे मेले के ऊपर कर लगा रहे हैं, अब दूसरे जो कोई और कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के, या कुछ भूमि वगैरह जो ठेके पे देते हैं, तो उनका जो कर है ना वो कलेक्ट करने की निर्धारण जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन धारा नंबर 93 में वर्णन है। 94 धारा के अंदर बताया गया है कि सरकार समिति को कर लगाने का अधिकार दे सकती है। वैसे तो ये सरकार के पास होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें सरकार समिति को दे सकती है, ग्राम समिति को दे सकती है। इसका वर्णन भी 94 नंबर धारा में मिलता है। 95 नंबर धारा जो है उसके अंदर बताया गया है कि कर के आंकलन व इकट्ठा करने के लिए आपत्ति अगर किसी को है तो वो कौन कौन सी आपत्ति है, वो वर्णन जो है आपत्ति का वो धारा नंबर 95 में मिलता है। धारा नंबर 96 में सरकार व समिति किसी कर को लगा सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। किसी भी टाइप का कर जो है उसको सरकार व समिति मिलकर समाप्त कर सकती है, लगा भी सकती है। इसका वर्णन मिलता है धारा नंबर 96 में। 97 धारा में बताया गया है कि पंचायत समिति बीडीओ की अनुमति से काम ठेके पर दे सकती है। यानी कोई भी काम अगर बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, उसको करवाने के लिए काम को ठेके पे देना पड़ता है, तो उस ग्राम समिति और बीडीओ जो होता है, ब्लॉक ऑफिसर जो होता है, वो मिलके उसको ठेके पे दे सकते हैं। इसका वर्णन 97 नंबर धारा में मिलता है। 98 नंबर की जो धारा है उसके अंदर पंचायत समिति के फंड, यानी वो कौन कौन से आय के स्रोत है, फंड कौन से उनके और कहाँ से वो आय कलेक्ट करते हैं, इसका 98 नंबर धारा में वर्णन मिलता है। 99 नंबर की जो धारा है उसके अंदर फंड का पैसा सरकार के पास ही रहेगा, यानी जितना भी कलेक्शन होगा वो सारा का सारा किसको जमा करवाना होता है, सरकार को। ये वर्णन मिलता है धारा नंबर 99 में। धारा नंबर 100 में मिलता है कि फंड व पैसे का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। जो फंड इकट्ठा हुआ है और जो पैसा इकट्ठा हुआ है पंचायत समिति के पास, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, वो धारा नंबर 100 में मिलता है। और याद रखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पाठ अध्याय 11 है, जिसमें वित्त व कराधान के बारे में बताया गया पंचायत समिति के। तो धारा नंबर 101 में मिनिमम बैलेंस ऑफ फंड, यानी फंड का कितना मिनिमम बैलेंस है वो पंचायत समिति अपने पास रख सकती है, वो है पूरे फंड का 10%। 102 के अंदर बताया गया है कि वार्षिक इनकम कितनी हुई है, व्यय कितना हुआ, कितना कर जो है वो कलेक्ट किया गया है और कितना खर्चा जो है वो विकास कार्यों के अंदर किया गया है, इसका वर्णन जो है धारा 102 में मिलता है। धारा 103 के अंदर समिति के बजट की समीक्षा, यानी जो बजट बना है समिति का, उसकी समीक्षा का जो प्रावधान है वो किसमें वर्णन है, धारा 103 में। धारा 104 के अंदर गजट में आमदनी व कर का रिकॉर्ड, जब एक साल के बाद गजट तैयार होता है
पंचायत समिति का, तो उसके अंदर उसकी आमदनी व कर का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये धारा 104 में वर्णन है। धारा 105 में है ऑडिट करना, यानी जितने भी कलेक्शन या पैसों से संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं, जितने लगे हैं, जितने पैसे आए हैं, जितना कर कलेक्ट हुआ है, जितने विकास कार्यों में पैसा लगा है, उन सब का हिसाब किताब रखने के लिए साल में जो बैलेंस है उसका अकाउंट ऑडिट किया जाता है। तो चलिए, ये धाराएं जो थी ये हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 11 के अंतर्गत, जिसमें ग्राम समिति के वित्त व कराधान का वर्णन जो है वो मिलता है। अध्याय नंबर 12 में क्या पढ़ते हैं, देखिए आगे अध्याय नंबर 12 है। अध्याय नंबर 12 भी समिति से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर पंचायत समिति के पर्यवेक्षक यानी निरीक्षण करने वाले, उनको देख रेख उनकी करने वाली ऐसे प्राधिकारी जो पंचायत समिति की देख रेख करते हैं, उनको सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका वर्णन जो वो अध्याय नंबर 12 में मिलता है। तो चलिए, इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं। धारा 106, धारा 106 में बताया गया कि जो बीडीओ है जिला परिषद का, समिति के कार्यों की देखरेख कर सकता है। समिति अपने बजट व रिपोर्ट के प्रति बीडीओ को भेजती है, यानी जितने भी विकास के कार्य होते हैं वो बीडीओ या फिर जिला परिषद जो होता है, चेयरमैन जो होता है जिला परिषद का, वो समिति के कार्यों की देखरेख कर सकता है। साथ के साथ बजट व रिपोर्ट की एक प्रति जो है वो बीडीओ के पास भेजी जाती है। आगे है धारा नंबर 107। धारा 107 में वर्णन मिलता है कि पंचायत समिति के निरीक्षण के बारे में। सरकार जो है वो पंचायत समिति का निरीक्षण किसी भी टाइम कर सकती है। ये धारा 107 में इसका वर्णन मिलता है। धारा 108 के अंदर सरकार पंचायत समिति के रिजोल्यूशन को खत्म कर सकती है। धारा 108 के अंदर बताया गया है कि सरकार पंचायत समिति के रिजोल्यूशन को समाप्त कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। धारा 109 में बताया गया है कि सरकार पंचायत समिति के सदस्यों को हटा सकती है। सरकार जो है वो पंचायत समिति के सदस्यों को हटा सकती है। धारा 109 के अंदर धारा 110 जो है उसमें सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है, पंचायत समिति को भंग कर सकती है धारा 110 के अंतर्गत। धारा 111 के अंदर बताया गया है कि जो धारा 110 है उसके तहत पंचायत समिति भंग हुई है, उसके कारण का पता अगर कोई करना चाहता है कि किस कारण से ये समिति भंग हुई है, सदस्यता इसकी खत्म हो गई है, उसका पता लगाने के लिए एक धारा का वर्णन मिलता है जिसका वर्णन जो है 111 के अंदर मिलता है। तो ये हमने धीरे धीरे करके देखिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11-12 तक हम पहुंच गए हैं। ऐसे 22 चैप्टर हैं इसके अंदर। धीरे धीरे हम सारे के सारे चैप्टर विद धाराओं के साथ याद करने की कोशिश करेंगे और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जितने भी धाराएं हम पढ़ते हैं, जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, एक कॉपी लीजिए और उसके अंदर नोट्स बनाइए। आगामी जो आपका एग्ज़ाम है ग्राम सचिव या केनाल पटवारी का, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। धन्यवाद। अध्याय नंबर 12 की जो धाराएं कुछ हमने पहले कर ली थी, 106 से स्टार्ट हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 12 की आगे की जो धाराएं हैं। धारा नंबर 12 के अंदर देखिए क्या वर्णन है। पंचायत समिति के भंग होने पर सरकार किसी भी व्यक्ति को इसका कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो आगे कामों को सुचारू रूप से चालू रखेगा। तो धारा नंबर 12 में 112 में इसका वर्णन है। धारा नंबर 113 के अंदर ये बताया गया है कि ऐसा क्षेत्र जो किसी दो समितियों के बीच में आता है, दो पंचायत समितियों के बीच में आता है तो उसको ये अधिकार है कि वो दोनों समितियों के जो फंड हैं उनका प्रयोग वो कर सकता है। धारा नंबर 13 में इसका वर्णन है। धारा नंबर 14 के अंदर बताया गया है कि पंचायत समिति के मध्य अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो किस प्रकार से उसका सल्यूशन किया जाएगा, ये धारा नंबर 114 में वर्णन है। धारा नंबर 115 में बताया गया है कि सरकार पंचायत समिति के कार्यों की गुप्त रूप से इंक्वायरी जो है वो कर सकती है। धारा नंबर 116 के अंदर बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई निष्पक्ष काम हुआ है तो पंचायत समिति के खिलाफ जिला परिषद के जो सदस्य या चेयरमैन उप चेयरमैन होते हैं तो उनको शिकायत दी जा सकती है कि कौन सा कार्य जो सुचारू रूप से नहीं हुआ है। तो ये धारा नंबर 116 के अंदर वर्णन मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 तो याद रखिएगा, अध्याय नंबर 1 से लेकर अध्याय नंबर 6 तक ग्राम पंचायत के थे। अध्याय नंबर 7 से लेकर अध्याय नंबर 112 तक
ग्राम समिति के थे। और अध्याय नंबर 13 जो अभी स्टार्ट हुआ है वो किससे संबंधित है? जिला परिषद। अब हम ये लास्ट पड़ाव के ऊपर आ गए हैं। तीसरा पार्ट जो है पंचायती राज एक्ट का, पहला ग्राम पंचायत था, फिर हमने ग्राम समिति के बारे में पढ़ा, और आज आगे वाला जो ये चैप्टर है वो है जिला परिषद के बारे में, चैप्टर नंबर 13। तो जिला परिषद के अंदर देखिए कौन कौन सी धारा 117 से लेकर धारा 132 तक इसके अंतर्गत आती है जिला परिषद के अंदर। तो पहला धारा नंबर 117 में है जिला परिषद के गठन के बारे में। 118 के अंदर है कि जिला परिषद के अंदर कौन कौन से सदस्य जो है वो होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया, कंपोजिशन के बारे में बताया गया। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन है, और ये कंपोजिशन कि सदस्य किस प्रकार से उसके अंदर नियुक्त होंगे। धारा 117 में गठन, धारा 118 में उसका कंपोजिशन, जिला परिषद के सदस्यों के बारे में बताया गया है। धारा 119 के अंदर बताया गया है कि जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से करवाया जाएगा। धारा 120 के अंदर जिला परिषद के जो चुनाव करवाए जाएंगे उनके अंदर जो सीटें होती हैं उन सीटों का आरक्षित सीटें वो कौन सी कितनी होगी और किस भाग के अंदर वो वर्णित है धारा 120 के अंदर। धारा 121 के अंदर है कि पहली बैठक, जैसा कि हमने जिला उसमें पढ़ा था, पंचायत ग्राम पंचायत समिति के अंदर पढ़ा था कि पहली बैठक जो है वो 4 सप्ताह के अंदर बुलानी होती है, और इसके अंदर सारे चेयरमैन, उप चेयरमैन, अध्यक्ष वगैरह सारे जो हैं वो उपस्थित होते हैं। और इसी प्रकार की व्यवस्था इस धारा 121 के अंदर भी है कि जिला परिषद का गठन जब हो जाएगा तो 4 सप्ताह के अंदर इसको पहली बैठक बुलाने का अधिकार होता है। धारा 122 के अंदर चेयरमैन और उप चेयरमैन की शक्तियों का वर्णन है, जिला परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैन की। धारा 123 के अंदर चेयरमैन व उप चेयरमैन की पदावधि बेसिकली ये 5 वर्ष की होती है। धारा 124 के अंदर 3 माह की उपस्थिति अगर कोई चेयरमैन या उप चेयरमैन नहीं दर्ज करवाता है तो उसको अपने पद से मुक्त कर दिया जाता है। फिर अध्याय नंबर हम पढ़ते हैं 14। अध्याय नंबर 14 के अंदर जिला परिषद के कार्य, अध्याय नंबर 14 के अंदर क्या है? जिला परिषद के कार्य। अध्याय नंबर 13 में जिला परिषद, 14 में उसके कार्य। तो कार्य क्या क्या है देखिए। पहला तो है कि जिला परिषद की बैठक, जो नॉर्मल बैठक होती है वो 2 महीने में एक बार यानी 1 साल के अंदर 6 बार आयोजित की जाती है, और एक बैठक के मध्य कम से कम 2 माह से ज़्यादा का अंतराल जो है वो नहीं होना चाहिए। धारा 127 के अंदर साधारण व विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। धारा 128 के अंदर कोरम व्यवस्था, यानी जैसे साधारण या विशेष बैठक बुलाई जाती है तो उनके अंदर कितने सदस्यों की उपस्थिति होती है, वैसे सामान्यतः जो सामान्य बैठकें होती है उनके अंदर 1/3, और जो विशेष बैठक होती है जिला परिषद की उसके अंदर लगभग हाफ जो सदस्य है वो प्रेजेंट होने चाहिए। धारा 129 के अंदर विशेष बैठक बुलाने के संबंधी बताया गया कि कौन सी कंडीशन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, और इसकी कोई अवधि नहीं है, कभी भी ये बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है। धारा 130 के अंदर वर्णन है बैठक को स्थगित करने की। पीछे हमने पढ़ा था पंचायत समिति की भी जो बैठक है उसको जितने भी सदस्य हैं उनकी हामी से हम उसको स्थगित कर सकते हैं। वैसे ही जिला परिषद की जो बैठक होती है उसके अंदर उपस्थित सदस्य अगर चाहते हैं कि बैठक को स्थगित कर दिया जाए तो वो कर दिया जाता है। धारा 130 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। धारा 131 के अंदर बैठक में फैसले लेने, यानी कोई समिति जो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, अध्यक्ष उसका, पंचायत जो है उसका काम भी देख रेख अच्छे तरीके से नहीं है, तो ये उनके विरुद्ध कड़े फैसले जो है वो ले सकती है। धारा 131 में इसका वर्णन है। धारा 132 के अंदर वर्णन है कि जिला परिषद ने जो कार्य किए हैं उन सब कार्यों का रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखती है, वो 132 के अंदर इनका वर्णन मिलता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं हम अध्याय नंबर 15। अध्याय नंबर 15 के अंदर क्या है? जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारी जो होते हैं उनका वर्णन मिलता है अध्याय नंबर 15 में। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी व कर्मचारियों का वर्णन किसके अंदर मिलता है? अध्याय नंबर 15 में। तो इसके अंदर 33 से लेकर 36 4 ही धाराएं हैं। 133 नंबर धारा के अंदर बताता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ना उसकी नियुक्ति के बारे में। तो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, एक लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी और एक उप लेखा जोखा अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। फिर धारा नंबर 134 के अंदर ये जो अधिकारी होते हैं इनके कार्य क्या
क्या है और ये किस किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके काम को निपटा सकते हैं। धारा 135 के अंदर रिकॉर्ड का निरीक्षण करने संबंधी, यानी कोई भी मुख्य अधिकारी या उप अधिकारी है जो वो ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उनके निरीक्षण कर सकता है, ये उनके पास शक्ति होती है। धारा 136 के अंदर ये जो अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारी, ये अपने से छोटे या अपने से बड़े जो अधिकारी होते हैं उनसे काम में मदद मांगने व उनसे सलाह लेने का अधिकार जो है वो रखते हैं धारा 136 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 16। अध्याय नंबर 16 के अंदर जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों के बारे में बताया गया है। जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य अध्याय नंबर 16 के अंदर, इसके अंदर 137 से लेकर 43 तक की धाराएं हैं। इसके अंदर क्या देखिए, 137 धारा के अंदर जिला परिषद के कर्तव्य कौन कौन से हैं, और 38 के अंदर बताया गया है कि जिला परिषद को गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर अब उसके जो अधिकार है वो अपने अंडर ले सकती है। ये किसके अंदर है, धारा 138 में। धारा 139 में समितियों से संबंधित है, वो किस प्रकार की समितियां जो है वो बना सकती है। धारा 140 के अंदर कार्य करने के तरीके जो है जिला परिषद के अधिकारियों के, उनका वर्णन है। धारा 141 के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर का वर्णन मिलता है जिला परिषद के अधिकारियों का। धारा 142 के अंदर जिला परिषद की सामान्य शक्तियों का भी वर्णन मिलता है कि किस प्रकार की शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। धारा 143 के अंदर यह है कि किसी भी काम को करवाने के लिए मुख्य अधिकारी या उप अधिकारी जो होते हैं वो किसी भी काम को करवाने के लिए उस काम को ठेके पे दे सकते हैं या फिर अपने हिसाब से उस काम को किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। आगे है अध्याय नंबर 17। अध्याय नंबर 17 का जो प्रावधान है उसके अंदर जिला परिषद की संपत्ति, वित्त व कराधान का वर्णन मिलता है कि संपत्ति कौन कौन सी है, वित्त के यानी फंड के कौन कौन से साधन हैं, कर के कौन कौन से साधन हैं, और कराधान किस प्रकार का कर वो लगा सकते हैं। तो ये धारा 144 से लेकर 154 यानी 10 धाराएं मिलती है 17 नंबर चैप्टर के अंदर। तो इसमें धारा 144 पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे हैं, आने की पूरी संभावना रहती है। जिला परिषद की संपत्ति धारा 144, जिला परिषद का फंड धारा 145, फंड का उपयोग किस प्रकार करेंगे धारा 146, धारा 147 में कर लगाने की शक्ति, धारा 148 के अंदर कर लगाने का तरीका यानी कि कौन सा वे है उसके अकॉर्डिंग कर लगेगा। धारा 149 के अंदर किसी भी संस्था या सुविधा जो नागरिकों को प्राप्त है उसके ऊपर किस प्रकार का कर लगाया जाता है उसका भी वर्णन धारा 149 में मिलता है। धारा 150 के अंदर जो कर लगाया गया है उसका मूल्यांकन करना कि कितना कर इकट्ठा हुआ है और उसको इकट्ठा करने की शक्ति जो है वो भी किसके पास होती है, जिला परिषद के पास। धारा 151 के अंदर है कि जो कर जिस जिला परिषद ने लगाया है उस कर को कितनी किस्तों में और उस किस्त के अंदर कितने पैसे देने हैं उसके संबंधी भी वर्णन जो है वो मिलता है। धारा 152 के अंदर बजट तैयार करना, बजट कितना खर्चा हुआ है, कितना लग गया है, ज़्यादा है क्या है, ये सारा। धारा 153 के अंदर जिला परिषद के खाता संबंधी यानी जो उनका पैसा इकट्ठा होगा वो कौन से खाते के अंदर जमा करवाया जाएगा इसके संबंधी। धारा 154 के अंदर ऑडिट यानी जितना पूरे साल में आय हुई है, जितना भी व्यय जिला परिषद ने विकास कार्यों के ऊपर किए हैं उन सब का एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसको ऑडिट बोलते हैं, ये भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। आशा करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे है अध्याय 18। अध्याय 18 के अंदर जिला परिषद का निरीक्षण यानी अगर जिला परिषद भी अगर कोई अनुरूप से कार्य नहीं करता है तो उसका भी निरीक्षण किया जा सकता है। तो देखिए धारा नंबर 55 के अंदर सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जो जिला परिषद के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। धारा 156 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वो जांच जो है वो तकनीकी हो सकती है और निरीक्षण निष्पक्ष होगा। धारा 157 में बताया गया है जिला परिषद की सही तरह से कार्य न करने से संबंधित जो प्रावधान है उसका वर्णन है। धारा 158 में जिला परिषद को भंग करने संबंधी है। धारा 159 के अंदर किसी निर्णय को स्थगित करना, कोई भी निर्णय है जिला परिषद का तो वो अधिकारी जो नियुक्त किया गया है सरकार द्वारा वो उसके निर्णयों को स्थगित कर सकता है। धारा 160 में प्रधान उप प्रधान को हटाने के संबंधी जो प्रावधान है उसका वर्णन मिलता है। आगे अध्याय नंबर 19। अध्याय नंबर 19 के अंदर चुनावी प्रक्रिया है। ये पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि चुनावी प्रक्रिया का वर्णन 1994 के एक्ट में कौन से चैप्टर के अंदर किया गया है। तो इस चुनावी प्रक्रिया जो है
इन तीनों की चुनावी प्रक्रिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका वर्णन अध्याय नंबर 19 के अंदर मिलता है। और इसमें एक ही धारा है जो आपको याद रखनी है, सदस्यों का चुनाव, यानी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 20 की तरफ। अध्याय नंबर 20 में भी चुनाव से संबंधित जो नियम है उन नियमों का वर्णन मिलता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी धाराएं हैं, देखिएगा। धारा नंबर 162 में चुनाव क्षेत्रों का विभाजन, यानी जैसे हमारे गाँव में चुनाव होते हैं तो हम पता चलता है कि उस वार्ड के अंदर इतने वोट है, उस वार्ड में इतने वोट है, यानी वार्ड बंदी का जो काम है उसका वर्णन धारा 162 के अंदर मिलता है। धारा 163 के अंदर मतदाता सूची, बस ये नाम ओनली, मतदाता सूची होगी एक, बस ये इसके अंदर वर्णन मिलता है धारा 163 में। धारा 164 के अंदर मतदाताओं की सूची तैयार करना, इसमें तो मतदाताओं की सूची होगी ये बताया गया है, और इसमें मतदाताओं की सूची को तैयार करना धारा 164 में। धारा 165 में बताया गया कि कौन सा व्यक्ति है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। धारा 166 के अंदर मतदाता सूची संबंधी जो कार्य है कि कौन सा मतदाता किस वार्ड के अंदर उसका वोट है, वो कौन से वार्ड में डालता है वोट को, उसका वर्णन मिलता है धारा 166 में। धारा 167 के अंदर मतदाता का नाम एक से ज़्यादा सूची में नहीं होना चाहिए। धारा 168 में मतदाता का नाम एक लिस्ट में 2 बार ना होना चाहिए। धारा 169 के अंदर एक सरकारी जितने भी चुनाव होते हैं तो उनके अंदर हम देखते हैं कि पुलिस वाले या कुछ और जो अध्यापक जो होते हैं, सरकारी अध्यापक, उनकी ड्यूटियां लगती है। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव के अंदर लगेगी, ये व्यवस्था भी धारा 169 के अंदर इसका वर्णन मिलता है कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव के अंदर लगेगी। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे, पंचायती राज इसमें तीनों आ गए, जिला परिषद भी आ गया, ग्राम समिति भी आ गया और ग्राम पंचायत भी आ गया। धारा 170 के अंदर यह है कि चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती तो उसका मुकदमा सिविल कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। धारा 171 के अंदर है कि झूठी घोषणाओं जो हुई हैं चुनाव के अंदर उनके बारे में जांच का प्रावधान धारा 171 में है। धारा 172 के अंदर है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सरकार ने चुनाव के अंदर नियुक्त किया है, अगर वो सही प्रकार से ड्यूटी नहीं करता है तो उसके ऊपर कौन कौन सा एक्ट जो है वो लगेगा और क्या उसको सजा का प्रावधान, उसका वर्णन 172 में है। धारा 173 के अंदर है क्लेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है या फिर किसी प्रकार से वो किसी मुकदमे के अंदर वांछित नहीं है, उसका वर्णन भी धारा 173 के अंदर मिलता है। धारा 174 के अंदर 2 या 2 से अधिक मेंबर बनने संबंधी ये प्रक्रिया बनाई गई है, इसका वर्णन है। धारा 175 में वो कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं, यानी वो चुनाव ना लड़ने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, उनसे संबंधी जो लिस्ट का प्रावधान इस एक्ट के अंदर है वो धारा 175 में, और जो चैप्टर है वो 20 हैं, चुनाव संबंधी नियम। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 20 को हम डील कर रहे थे, धारा 175 तक हमने पढ़ ली थी। धारा 176 के अंदर है कि जो चुनाव संबंधी कोई भी अनियमितता होगी तो उसकी जांच 5 जजों की एक कमेटी द्वारा की जाएगी। धारा 177 के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उनको अयोग्य करार देने संबंधी। धारा 178 चुनाव दोबारा से करवाने संबंधी, अगर चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का अंदाजा अगर हो जाता है और वो लीगल गड़बड़ी होती है तो उस दशा के अंदर चुनाव को दोबारा करवाया जाता है, तो उससे संबंधित जो भी कार्य है वो धारा 178 यानी 78 के अंदर वर्णन है। धारा 179 के अंदर सरकारी कर्मचारियों से चुनाव कराने संबंधी, यानी जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों को करवाता है, उसके संबंध में जो वर्णन है वो धारा 179 के अंदर मिलता है। धारा 180 के अंदर चुनाव प्रचार पर रोक, यानी जिस टाइम वोटिंग हो रही होती है तो पोलिंग बूथ के नज़दीक जो मतदान केंद्र होता है उसके नज़दीक अगर कोई
अपने चुनाव का प्रचार करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध किस किस सज़ा का प्रभाव उसकी रोक होती है। वैसे तो अगर हो जाता है तो कोई जुर्माना वगैरह उसके ऊपर लगाया जाता है। तो धारा 181 के अंदर वो जुर्माना किस प्रकार से लगेगा अगर वो प्रचार करता है। तो धारा 82 में मतदान केंद्रों पर प्रतिबंधित कार्य करना, यानी जैसे वोटों को खरीदना या शराब पिलाना, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं, वो कार्य न करने की विशेष रूप से हिदायत दी जाती है। धारा 183 के अंदर वोटों की गोपनीयता, यानी कोई भी वोट देता है तो अधिकारियों को ये आदेश या ये अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए वोट को किसी के बारे में बताए, यानी वोटों को गोपनीय रखा जाता है। धारा 184 के अंदर अधिकारियों का किसी विशेष उम्मीदवार के लिए कार्य ना करने संबंधी प्रावधान है। धारा 185 के अंदर चुनाव के दौरान अगर कोई अधिकारी ड्यूटी में अनियमितता करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने वगैरह का प्रावधान भी मिलता है। धारा 186 के अंदर बैलेट पेपर जिसके ऊपर उम्मीदवार के चिन्ह वगैरह होते हैं तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो उसका निपटारा धारा 186 के अंदर वो बताया गया है। धारा 187 के अंदर अन्य जुर्माने में अपराध कोई और इसके अलावा हो, और धारा 188 के अंदर ये जो कार्य करते हुए अवांछित कार्य करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार की सजा का प्रावधान है ये भी वर्णन मिलता है धारा 188 में। तो चलिए इस पंचायती राज एक्ट का सबसे लास्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है अन्य नियम, मिसलियस जिसको बोलते हैं, तो ये अध्याय नंबर 21 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। सारी धाराएं और सारे अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें देखिए अन्य नियम बनाए गए हैं। तो अन्य नियम है धारा 189 89, इसमें संयुक्त कार्य करना व कार्यों की जवाबदेही का वर्णन है। धारा 190 के अंदर सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड मुहैया कराने का भी वर्णन है।